सो देखिए रेशियो एनालिसिस के अंदर आपके सामने एक नोट्स ये दिख रहा होगा, आई थिंक यू कैन सी दिस, इट इज अवेलेबल टू एवरीवन। दिख रहा है अकाउंटिंग रेशियो में। यस सर। रेशियो के क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो रेशियो जो जिसके आइटम्स डेबिट या क्रेडिट वाले जो भी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेशियो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फॉर्म में होती है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि रेशियो जो होती है उसको हम कर सकते हैं प्योर रेशियो की फॉर्म में। देखिए किस तरह से दिखते हैं रेशियो। प्योर रेशियो 2:1 प्योर रेशियो है। फ्रैक्शनल भी हो सकता है 1/4 3/4 ऐसा करके। इसका मतलब भी 1:4 होता है, इसका मतलब 3:4 होता है। ठीक है। कई बार रेशियो ऐसी भी होती है 0.75:1 भी होती है। इस तरह से, और कई बार रेशियो टाइम्स में मेंशन करी जाती है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स रेशियो टाइम्स में भी मेंशन होती है। ठीक है जी। तो अब उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब मैंने कहा ना ये रेशियो का एक्सप्रेशन क्या है वो आपके आपके अभी जीरोइजेशन में जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि ये रेशियो का एक्सप्रेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए जो जो जरूरी चीजें होती हैं उनको हम आज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि टीचर्स ये कहते हैं सारे के सारे कि बेटा रेशियो के फॉर्मूले रट लो, और फॉर्मूले रट लोगे तो फिर आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन बिलीव मी, फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। कुछ फॉर्मूला, मैंने कहा ना अकाउंटिंग में कुछ ऐसा नहीं जिसे रटना पड़े। एवरीथिंग इज प्योरली लॉजिक बेस्ड। कैसे लॉजिक बेस्ड है आइए देख लेते हैं यहाँ पर अब। तो क्लासिफिकेशन जो है रेशो का, ये इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये आपको खुद पढ़ना है, इस पर थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे। और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब जो भी मैं थ्योरी आपको पढ़ाता हूँ पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाली रेशियोज, बैलेंस शीट वाली रेशियोज, कंपोजिट रेशियो, मतलब उसका एक कंपोनेंट कहाँ से आएगा, बैलेंस शीट से आएगा, और एक कंपोनेंट कहाँ से आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकल कर आएगा। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। ठीक। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर जो आती है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो के अंदर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। कंपोजिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। फंक्शनल क्लासिफिकेशन है लिक्विडिटी रेशियोज। मतलब हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, और उसके साथ से हम स्टार्ट करते हैं। ये इसके अंदर क्या होता है कि लिक्विडिटी रेशियो की जब हम बात करते हैं तो वो क्विक रेशो और करंट रेशो दो रेशो निकल कर आती हैं। और सॉल्वेंसी की बात करते हैं, देखो लिक्विडिटी रेशो जब मैं बोलूंगा ना तो वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होती हैं। और जब मैं बात करूंगा डेट इक्विटी रेशो की, प्रोप्राइटरी रेशो की, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो जो यहाँ दिख रही है देखो, ये वाली टोटल एसेट्स टू इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज होती हैं। फिर एक्टिविटी रेशोज आती हैं, इनके अंदर नाम आता है टर्नओवर रेशोज, जिस रेशो में भी टर्नओवर लिखा हुआ है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। ये लिखा ना फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, इट वाज नॉट इन सिलेबस बट नाउ इट इज इन सिलेबस। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो मालूम नहीं, लिखा नॉट इन सिलेबस। अभी हटा नहीं रहा, मैं इसको मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ से। इट सेज नॉट इन सिलेबस बट नाउ इट इज इन सिलेबस। तो चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर क्या क्या रेशियोज आती हैं। नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपके सिलेबस में है। ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैंने करवा दिए हैं क्योंकि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जब आप 12th के बाद आगे चलते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है उन सब चीजों की। हम इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे बट इसका फॉर्मूला हम लोग देख के चलेंगे। ठीक है। अभी गर्मी अभी लग रही है ज्यादा, है ना, सॉर्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। चलिए देखना शुरू करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। आइए जरा समझते हैं। ये तो क्लासिफिकेशन इनका, पर मेरा कराने का तरीका बिल्कुल अलग से है। आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है। ठीक है जी। लायबिलिटी के भी दो कंपोनेंट होते हैं, इधर तो मालूम होगा ना, हमने 11th से पढ़ा है। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, एवरीबॉडीज ओके, ये क्लासिफिकेशन तो मालूम है। और इसी तरह से एसेट्स की भी दो कैटेगरीज होती है, क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स, और क्या होता है, करंट एसेट्स। दिस इज हाउ वी मूव, जिसमें से शॉर्ट टर्म वाला पोर्शन ये होता है और शॉर्ट टर्म वाला पोर्शन सिर्फ ये होता है। बाकी अगर मैं बोलूं कैपिटल, तो ये तो लॉन्ग टर्म होता है। और कैपिटल हम यूज करते हैं शब्द किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, वहां हम कैपिटल शब्द को क्या करते हैं, यूज करते हैं। उधर कैपिटल शब्द यूज होता है, यहाँ कैपिटल शब्द यूज नहीं होता है। यहाँ कैपिटल की जगह क्या यूज होता है, शेयर होल्डर्स फंड। क्या चीज यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड, वो टर्म को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है जी। अब ये शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है,
आपको याद है हमने जब पार्टनरशिप पढ़ी थी तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बताया था, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड अप्रोच से, है ना? बताया था ऐसा करना। यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है, एसेट साइड लायबिलिटी साइड दोनों साइड से हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी वाला निकाल के दिखाएंगे, और उसी के प्रोसेस में हम क्या सीखेंगे, शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर आपके साथ, ठीक है? लेकिन उससे पहले शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये तो जो है ना शेयर होल्डर फंड कैपिटल वगैरह, ये तो लॉन्ग टर्म में यूज होता है। उससे पहले जरा समझ लेते हैं कि जो शॉर्ट टर्म वाला है उसको कैसे इस्तेमाल करना है और वो होता क्या है। लेट अस डिस्कस दैट। शॉर्ट टर्म वाले पार्ट को डिस्कस करके देखते हैं। अब देखिए क्या होने वाला है, ये है शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स और ये है शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी। तो पहली रेशियो जो हमारे पास आती है उसे कहते हैं हम लोग करंट रेशियो। न्यूमरेटर करंट एसेट्स, डिनोमिनेटर क्या होता है, करंट लायबिलिटीज, ऐसे करके चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर करंट एसेट्स ऊपर क्यों, करंट लायबिलिटी नीचे क्यों, करंट लायबिलिटी अपन में करंट एसेट्स क्यों नहीं हो सकता? मैथमेटिक्स का बेसिक सा रूल होता है कि बड़े में से छोटे को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मालूम, ये तो मालूम है बचपन में। क्या आपके टीचर ने ये बताया था कि 10 डिवाइडेड बाय 2 की जगह पर 2 डिवाइडेड बाय 10? बच्चा तो वहीं बेहोश हो जाता और मैथ छोड़ देता। आपको ये बताया होगा ना, आपके पास 10 पेंसिल हैं, आपको 5 लोगों में बांटनी है। क्या ये बताया था आपके पास 10 पेंसिल है, आपको 15 लोगों में बांटनी है? बच्चा मैथ्स के नाम से, बच्चा और माँ बाप दोनों कहते हैं भैया स्कूल छोड़ो। नहीं होता ऐसा। तो अच्छा, दूसरी बात, आप बोलेंगे सर आप तो इमोशनल हो रहे हो। नहीं, इमोशनल नहीं हो रहा। करंट एसेट्स अगर आपकी ज्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है, तभी तो आपके पास शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। बोलिए, हम एनालिसिस करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सॉल्वेंट होती है। इंसॉल्वेंट तो बंद हो जाएंगी ना। तो सॉल्वेंसी की कंडीशन क्या है कि आपकी एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए लायबिलिटी के मुकाबले। तो करंट एसेट्स को बड़ा इसलिए मानते हैं कि अगर करंट एसेट्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है, तभी तो आप शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट हैं। और ये रेशो आइडियल मानी जाती है कितनी, 2:1। मतलब अगर आपके पास 2 लाख रुपए की करंट एसेट्स हैं और 1 लाख की करंट लायबिलिटी है, तो 1 लाख पे करने के बाद फिर भी आपके पास 1 लाख बचता है। और उस 1 लाख से आप क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल, स्टॉक वगैरह, सैलरी, वेजेस, बिजली पानी के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, डिलीवरी चार्जेस भर सकते हैं ना। पता चला 1 लाख की करंट एसेट्स और 1 लाख की करंट लायबिलिटीज, और 20,000 करोड़ रुपए का कैश पड़ा आपके पास। कैफे कॉफी डे जो था वो इसीलिए तो खत्म हुआ था, उसके मालिक ने इसीलिए तो सुसाइड करा था। दे हैव ह्यूज 20,000 करोड़ की एसेट्स थी उनके पास, लेकिन कैश नहीं था और कोई देने को तैयार नहीं था। तो वो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट होने वाला था, इंसॉल्वेंट होने वाला था। और बिजनेस की एसेट्स बेचना इज नॉट अ वाइज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2:1 की रेशियो चलती है। इस करंट एसेट्स के कंपोनेंट क्या होता है, करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट क्या होता है, उसको थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अभी जब स्क्रीन के चलेंगे उसको तो आपको ये पता चला कि करंट रेशियो, अच्छा करंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल क्यों बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कंपोनेंट आ गए ना। तो इसीलिए ये जो रेशियो होती है हमारी, इसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। ध्यान से समझना, एक रेशियो होती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वो परफॉर्मेंस रेशियो है। ये वर्किंग कैपिटल रेशियो है। तो क्वेश्चन में टीचर ट्विस्ट करने के लिए देते हैं कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, और भाई लोग लगाते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, और फिर वो उनको आइटम दिखते ही नहीं क्वेश्चन, फिर कहते हैं जी क्वेश्चन तो गलत है। वर्किंग कैपिटल रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो में बहुत बहुत फर्क है, एंड आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर। जब हम पढ़ेंगे उस रेशियो को तब देखेंगे। आइए जरा देखते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ये थ्योरी लिखी हुई है, दिस रेशियो इंडिकेटर ऑफ फर्म्स एबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सब आप खुद पढ़ेंगे, हम तो फॉर्मूले पे नील करेंगे। अब क्योंकि आपने थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपको समझाया होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल कोई चीज होती है, ऑपरेटिंग साइकिल। अरे हाँ ना तो बोलो, मुस्कुराओ मत, हाँ ना बोलो। हाँ, नहीं पढ़ाया? सर मैंने तो शुरू ही इसी से किया है। अरे यार, अब पता, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे अब इसीलिए क्या होता है ना कि इसलिए फिर हम कम टाइम में ज्यादा कवरेज नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है टाइम पीरियड फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट, सेलिंग इट आउट इनटू द मार्केट एंड रियलाइजिंग कैश। आप लुधियाना में वुलन गारमेंट बनते हैं, अब सर्दियां आने वाली हैं, ये वुलन गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग मई जून में शुरू, अप्रैल मई में शुरू हो गई होगी जब गर्मी कड़ाके की होती है। रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं, जून तक उनका सामान, जुलाई तक सामान बन जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना शुरू करते हैं। जुलाई अगस्त, अगस्त तक सितंबर तक स्टोर्स में वुलन गारमेंट आ गया होगा अब तक।
ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक भी पहुंच जाता है दूर दराज के एरिया में। फिर हिंदुस्तान क्या मतलब हर जगह की बात है, जब तक कड़ाके की ठंडी पड़ेगी लोग खरीदते नहीं कपड़े, और कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू होती है दिसंबर में। दिसंबर में माल धड़ाधड़ बिकना चालू होता है, दिसंबर और जनवरी में बिकता है। और फरवरी में फिर क्या शुरू हो जाती है, एंड ऑफ सीजन सेल शुरू हो जाती है। तो फैब में उनका ऑलमोस्ट पैसा निकल आता है सारा। तो अप्रैल से लेकर फैब तक का टाइम मैं ले लूं, वो ऑपरेटिंग साइकिल है। तो अगर किसी फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने होगा या 12 महीने से कम होगा, तो कोई भी आइटम, कोई भी आपकी एसेट्स जिसको आप 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में रियलाइज कर लें, उसे आप करंट एसेट्स बोलते हैं। एंड इफ इट गोज बियॉन्ड योर ऑपरेटिंग साइकिल एंड बियॉन्ड 12 मंथ, तब आप उसको बोलते हैं क्या, नॉन करंट एसेट्स। ये कंपनी ने क्लासिफिकेशन कर रखा है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का। और कंपनीज एक बहुत स्ट्रेंजली बोलता है, current non-current assets are those assets which are not current assets. Public companies are those companies which are not private companies. हाँ, ये डेफिनेशन है, तुम देखोगे कंपनीज एक्ट में, दिस डेफिनेशन इज गिवन। तो देखिए, ये ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो ये करंट एसेट्स को पहचानने के लिए ये चीज होती है, मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, जब आगे बढ़ेंगे बता, ये ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में लिखा हुआ है। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए इसके अंदर इंक्लूड होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो लोग कैश फ्लो पढ़ चुके होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, करंट एसेट्स नहीं। लेकिन आप कैश फ्लो को रेशो को मिलाएंगे नहीं, यहाँ करंट एसेट्स ही मानना है उसको, कैश फ्लो में नहीं मानते करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। जब हम इन्वेंट्री को लेके चलेंगे, और उसमें लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी शामिल होता है, लेकिन जब हम करंट रेशो लेके चलेंगे तो करंट एसेट्स के अंदर ये दो आइटम है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। भाई ये तो करंट एसेट्स होती हैं, पर क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं उसको? ठीक है, पहले लूज टूल्स जो होता था ना, लूज टूल्स, उसको पहले नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालता था कंपनीज एक्ट 1956। फिर लोगों ने सोचा यार कि लूज टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास, पेचकस, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर वगैरह होते हैं, ये बिकते तो है नहीं। और ये मान लो आपके पास, मान लो इसके पास, गौहर के पास एक प्लास है, और मनसेवर को प्लास खरीदना है ना, ये स्क्रू ड्राइवर है। तो ये कहता है कि मेरे से खरीद ले, 50 रुपए का है। कह रहा तेरे से क्यों खरीदूं, नया ना खरीदूं मार्केट से जाके, तेरा घिसा पिटा पेशकश है। तो बिकते नहीं है वो लोग। और करंट एसेट्स में हम बोल रहे हैं वो एसेट्स जिनके बदले में कैश निकल आए। समझ रहे हो, सॉल्वेंसी किसको बोलेंगे, बेचोगे और पैसा निकालो। तो ये जो आपके लूज टूल्स, प्लास, पेचकस, हथौड़ी होती है, ये थोड़ी बिकेंगे। जब आपको पैसे की जरूरत है, इनको बेच के पैसा निकालोगे क्या, नहीं निकलता, इसलिए हटा दिया। ठीक है, और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, आपकी फैक्ट्री में आपकी मशीन के स्टोर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स से कोई और क्यों खरीद लेगा भाई। और स्टोर्स क्या कहलाते हैं, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, ऑयल, फ्रिक्शन घटाने के लिए जो कॉटन वेस्ट वगैरह ये सब होते हैं, कौन खरीदेगा इनसे आपसे। मान लो किसी को कॉटन की धोती खरीदनी, मार्केट से ना खरीद लेगा, आपकी पुरानी धोती क्यों खरीदेगा। तो इसको इंक्लूड नहीं करते, हटा दिया। दूसरी कंडीशन, जब आप ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं, बीआर और डेटर, तो डेटर में से क्या माइनस कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर देते हैं। कारण बताइए, कारण ये बना इसका कि डेटर की जो रियलाइज वैल्यू लेनी है ना हमें, जो डाउटफुल हैं उनसे तो पैसा मिलेगा नहीं, हटाओ उसे। तो ध्यान रखना, जब हम डेटर यहाँ लिख रहे हैं इस रेशो में तो माइनस करते हैं, लेकिन जब हम किसी और रेशो में कैलकुलेट करेंगे तब माइनस नहीं करेंगे। लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर यहाँ से माइनस कर रहे हैं, लेकिन जब हम कभी और कोई रेशो कैलकुलेट करेंगे वहां माइनस नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर्पस है सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी पता लगाना, पैसा कितना वो पता लगाना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, बैंक डिमांड ड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स एंड अनअमोर्टाइज्ड शेयर इश्यू एक्सपेंस। प्रमोशन होता है ना कंपनी का, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कंपनी के जन्म से पहले के जो खर्चे होते हैं उन्हें कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो होता है मेमोरेंडम का, वहां जब शेयर इशू करते हैं आप, उस समय जो खर्चे होते हैं उन्हें शेयर इशू एक्सपेंस कहते हैं। तो शेयर इशू एक्सपेंस को आपको क्या करना चाहिए, जिस साल हुए उसी साल खत्म कर देना चाहिए। बट कंपनीज एक्ट आपको लिबर्टी देता है कि आपको आने वाले 4-5 साल में भी उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। और अगर वो अगले साल राइट ऑफ करने हैं तो उसे करंट एसेट्स के अंदर दिखाया जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स बोलकर। वो थोड़ी एसेट्स होती है आपकी, उसको बेच के पैसा थोड़ी मिलेगा, इसलिए हटा दिया। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज देखिए जरा, यहाँ लिखा हुआ है कि द एंटरप्राइज टू होम गुड्स, ये तो ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा, आगे बढ़ते हैं नीचे।
करंट लायबिलिटीज में कोई क्विक वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब वही कहानी है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो जाए। करंट लायबिलिटी के अंदर जरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। और अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं देखिए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट, दुनिया भर के आइटम भरे पड़े हैं। तो कभी किसी आइटम में डाउट हो तो आप इस शीट को देख सकते हैं, मैं इसलिए इनको बहुत डिटेल में नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब आइटम मैं रेशो चैप्टर पढ़ाने से पहले फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताता हूँ, एक एक आइटम डिटेल में बताता हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली हम उस चैप्टर को तो कर नहीं रहे, हम सीधा रेशो पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो। अरे बैलेंस शीट के कंपोनेंट तो पढ़ाए होंगे स्कूल में, ये देखे नहीं थे ये आइटम, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, income received in advance, unpaid dividend, application money received for allotment and securities and due for refund, interest thereon, unpaid matured deposits, interest accrued thereon। हाँ हाँ थे तो सही, लेकिन हमने नहीं पढ़े ये वाले पार्ट। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जितने भी प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब किसके अंदर कवर हो जाते हैं, इसी के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। चलो जरा बात करते हैं किस रेशो की, क्विक रेशो की, लिक्विड रेशो की, या एसिड टेस्ट रेशो की। ये भी एक, किसके अंदर बेटा, हाँ हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो करंट लायबिलिटी का, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, डेटर जो दिखता है कहां पर, एसेट्स में, और प्रोविजन दिखता है कहां पर, लायबिलिटी में। तो पहले हम, अब हमें क्या करना है, यहां से उठाकर कहां माइनस कर देना है, इधर, ठीक है, कर दिया, करंट लायबिलिटी के अंदर तो जाने उसको, करंट लायबिलिटी का पार्ट बनकर। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आपको वो दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, तो सवाल उठता है कि करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करते समय उसे इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे उसे इंक्लूड, लेकिन डेटर के अंदर, डेटर में से उसे माइनस करके दिखा देंगे, वैसा करके। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि क्विक एसेट्स क्या होती हैं, देखना भाई जरा। क्विक एसेट्स का मतलब होता है ऑल सच एसेट्स, ऑल दोज एसेट्स which can be converted into cash without a significant risk in their change value and quickly we can convert them into the cash। अब मुझे बताइए, स्टॉक, स्टॉक आपके पास होता है क्यों, क्योंकि वो बिकता नहीं है। तो क्या स्टॉक को जब आपको पैसे की जरूरत है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप तुरंत से, कर सकते हैं, लेकिन हैवी डिस्काउंट के साथ, याद है, एंड ऑफ सीजन एंड एंड ऑफ रीजन डिस्काउंट। वरना अगर उसे बिकना होता तो सीजन में ना बिक जाता, लेकिन अगर हमें बेचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन देना पड़ेगा उसको, वो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन क्या होगा, हैवी डिस्काउंट कहलाएगा। गॉट इट। तो स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हम पहले ही हटा चुके थे। अरे पहले हमने क्या किया था, करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय इन्वेंट्री में से स्टोर्स एंड स्पेयर्स हटा दिया था, अब पूरी इन्वेंट्री हटा दीजिए। दूसरी बात, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने किसी को दे रखा कुछ एडवांस, अब हमारी जरूरत पड़ गई, हमने कहा भाई कैंसिल, पैसा वापस करो, वापस मिल जाता है क्या पैसा, मिलता है तो कट के मिलता है ना। फ्लाइट की टिकट बुक करा ली थे 1.5 लाख रुपए का, इजिप्ट घूमने जा रहे थे, अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, एयरलाइंस को बोला भैया कैंसिल, पैसा वापस करो। अब फ्लाइट के 15 दिन पहले करोगे तो पूरा 1.5 लाख वापस मिलेगा क्या, और जिस दिन फ्लाइट जा रही है उस दिन एयरपोर्ट से आके कहते भाई हम नहीं जा रहे तुम्हारी फ्लाइट में, क्या 2-3 हजार रुपए मिलता है वापस, यू विल नॉट गेट बैक। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हटा देते हैं। तो जब हम करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो जो बचता है हमारे पास उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर 2 उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स बोलते हैं। तो यहां हम बोलते हैं ये हमारे पास रेशो जो है उसका नाम क्या है, क्विक रेशो। क्विक रेशो कैसे निकलती है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कैसे निकलती है, क्विक एसेट्स निकलती है ऐसे, करंट एसेट्स में से माइनस कर दिया जाए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज माइनस कर दिया जाए और क्या कर दिया जाए, एडवांस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स, इनको हम एडवांस एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास क्विक एसेट्स आते हैं। देयर इज नो क्विक लायबिलिटी, एवरी लायबिलिटी इज क्विक, जब उसका टाइम आएगा आप उसको पे करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके पास 2 फॉर्मूले आ गए, कौन से वाले, करंट रेशो और क्विक रेशो। अब जरा देख लेते हैं कि क्विक रेशो के अंदर क्या क्या चीजों का इंक्लूजन करते हैं। क्विक एसेट्स कैसे निकल सकते हैं, टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए तो क्या निकल आएगा,
क्विक एसेट्स। और थोड़ा आगे चलते हैं, या फिर जो लूज आइटम है जैसे कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर, बीआर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करके। अच्छा, जब हम डेटर लेके चले ना, तो डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट माइनस करना ही करना है। वो अभी भी, वो रूल अभी भी होल्ड ट्रू। डेटर में से तो वो माइनस करना ही करना है, ठीक है। तो आपने दो रेशियो सीख ली, इसका यूज अभी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम छोटी चीज और सीख लेते हैं। आइए इसी इक्वेशन पर जब इस पर कोई डाउट, जो रेशियो सिखाई है उस पर कोई डाउट तो नहीं किसी को, गुनीत को या माही को? इज देयर एनी डाउट ऑन दीज रेशियोज? अरे माही पे, नो सर। ठीक है। ये वाला मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कल मंडे है ना, कल शाम को भी इसकी एक्स्ट्रा क्लास रखूं 6 बजे के बाद। जिसे घर से करना घर से करे, जिसे यहाँ आके करना हो यहाँ से करे। अगर जितना बचता है ये, उसको मैं कल वाली क्लास में वाइंड अप कर दूं। उसका कैश फ्लो भी है। हाँ, तो जिनका कैश फ्लो, वो कैश फ्लो के साथ आगे बढ़ाऊंगा फिर मैं। पहले चैप्टर तो खुद पढ़ लो ना यार। अच्छा चलो ठीक है, पहले चैप्टर की मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना। पहला चैप्टर की रिकॉर्डिंग अच्छी खासी रिकॉर्डिंग है, 2 क्लास में खत्म किया था उसको। पर वो जूम वाली रिकॉर्डिंग है, उसे मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला था। तो उस पे पासवर्ड वगैरह होता है, खोल के देख सकते हैं आप उसको। यू हैव दैट। हाँ, पहला नहीं था, चलो ले लेंगे। देखो आइए इधर देखते हैं आप, ठीक है। माही कौन से स्कूल से है, याद नहीं आ रहा, सर समवेत। और कभी नहीं आती क्लास में। सर आ जाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, चल ठीक है। एज फार एज यू आर गेनिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देख लिया, देखो अब जरा समझना लॉजिकल तरीका फॉर्मूले को समझने का। शॉर्ट टर्म हट गए, ठीक है, हटा दिया शॉर्ट टर्म हमने, ये हटा दिया शॉर्ट टर्म। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है? मालूम है? लायबिलिटीज होती है। और टोटल लायबिलिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है क्या, टोटल लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल। और टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली को दो हिस्सों में बांट देते हैं, नॉन करंट और क्या, करंट लायबिलिटी। हाँ, अब और ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है ना बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी, इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, डेट। किस नाम से पुकारते हैं इसे? डेट के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए देखते हैं। और जब हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करेंगे, तो ये जो छोटे छोटे पोर्शन है ना, ये वाले ये इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अगर हमने इसे इंक्लूड नहीं करा तो क्या इंक्लूड करा? लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो पहला फॉर्मूला होता है आपका, और ये जो कैपिटल होती है ना, कैपिटल, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसको पुकारा जाता है इक्विटी भी बोलते हैं, इसको इक्विटी भी बोलते हैं, इसको शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, इसको प्रोपराइटर्स प्रोपराइटर्स फंड भी बोला जाता है। इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो पहला रिलेशन डेट और इक्विटी का, पहला रिलेशन किसका? वी आर कंपेयरिंग डेट विद इक्विटी। ये पहली रेशो आपको, डेट और इक्विटी। तो पहली रेशो बनेगी आपकी जो यहां पर, वो बनेगी क्या? डेट इक्विटी रेशो। और क्या फॉर्मूला बनेगा? डेट अपॉन में क्या, इक्विटी। ऐसे करके डेट इक्विटी बनती है। सॉल्वेंसी रेशोज की, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो की पहली रेशो डेट अपॉन में इक्विटी, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन मैं किससे करूंगा? इक्विटी का कंपैरिजन करता हूं टोटल एसेट्स के साथ। इक्विटी का कंपैरिजन टोटल एसेट्स के साथ, दूसरी रेशो। अब मुझे बताइए कि इस एसेट्स का मालिक ये लोग हैं या ये वाले लोग हैं? आपकी एसेट्स के ओनर कौन है? आपके एसेट्स के मालिक कौन है? लायबिलिटी वाले लोग या कैपिटल वाले लोग? कैपिटल। तो मालिक आप कब कहलाएंगे? प्रोपराइटर कहलाएंगे ना आप। तो प्रोपराइटर तब कहलाएंगे जब टोटल एसेट्स आपकी होंगी। तो प्रोपराइटरी रेशो बनती है दूसरी रेशो। दूसरी रेशो का नाम क्या होता है? प्रोपराइटरी रेशो। और आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? आप कंपेयर कर रहे हैं प्रोपराइटर्स फंड अपॉन में क्या लिख रहे हैं? टोटल एसेट्स। गॉट इट? नोट्स में गिवन है, ये नोट्स में गिवन है, लिखने की जरूरत नहीं, इट इज देयर इन द नोट्स। प्रोपराइटरी रेशो कैसे निकाली? प्रोपराइटर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड, प्रोपराइटर फंड यानी कि क्या, शेयर होल्डर फंड, और डिवाइडेड बाय क्या, टोटल एसेट्स। मालिक है ना उसके वो। तो दूसरी रेशो क्या आ गई? प्रोपराइटरी रेशो आ गई। आसान था। तीसरा कंपैरिजन,
टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में डेट कितने हैं? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तीसरी रेशो आ गई कौन सी वाली? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो उसको बोलते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल एसेट्स दिख रहा है आपको, अपॉन में क्या कर दिया? डेट, एंड यू नो व्हाट आर द डेट्स। हो गया, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का फॉर्मूला भी निकल आया, है ना? डोरेमोन की टोपी दिख रही है? हाँ हाँ। तो बहुत मुश्किल काम है फॉर्मूले को रटना। कैसे? आप अगर भूल जाओ कभी, एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी लिख दो, और आप क्या उठाओ? डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशो, और फिर प्रोप्राइटर्स मतलब टोटल एसेट्स टू क्या? डेट रेशो। हो गया कंपैरिजन इससे पूरा, ठीक है। चौथी रेशो जो आपकी सिलेबस की है उसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये कैसे निकलती है? इंटरेस्ट जो शॉर्ट टर्म वाला होता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, उसका कोई एनालिसिस नहीं होता, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर चला जाता है वाला पार्ट, ठीक है। यहां हम जब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पर, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मुझे बताइए, क्या हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का कंपैरिजन इंटरेस्ट से करेंगे? विल दैट मेक सेंस? वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट भी निकल गया हो, वो प्रॉफिट जिसमें से टैक्स भी माइनस हो गया हो, उससे मैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कंपैरिजन करूंगा? नहीं। हम कंपैरिजन किससे करेंगे? वो प्रॉफिट जिसमें से ना भी इंटरेस्ट माइनस हुआ हो ना टैक्स माइनस, मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट काइंड ऑफ थिंग। तो आपका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय क्या? कौन सा वाला इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो नीचे होता है क्या? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेके चलते हैं। तो आपकी क्या हो गए? 4 रेशोज आपके पास आ गई है। डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड यानी शेयर होल्डर फंड अपॉन में क्या? टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशो, फिर टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, और चौथी रेशो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, और डिविडेंड भी बिफोर डिविडेंड भी होता है, डिवाइडेड बाय क्या? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 6 फॉर्मूले तोते की तरह बोल सकते हैं आप। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, 3 चीजों का ध्यान रखना है करंट एसेट्स को कैलकुलेट करते समय। डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर देने हैं, इन्वेंट्री के अंदर लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर इंक्लूड नहीं करने हैं, और अदर करंट एसेट्स में फिक्टिशियस हटा देनी है। क्विक एसेट्स में 2 चीज का ध्यान रखना है, करंट एसेट्स में से पूरी इन्वेंट्री हटा दो और पूरे प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दो और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कर दो। और फिर तो डोरेमोन की शक्ल है ही, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशो, शेयर होल्डर फंड, और टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, और फिर यहां पर आ गया क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेट प्रॉफिट आफ्टर नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, एंड डिवाइडेड बाय क्या? इंटरेस्ट ऑन क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। खत्म, 6 रेशो तो हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? इज दैट ओके विद एवरीवन? इधर जिया, जिया बेटे तुम्हारे सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ रही तो बहुत अच्छी बात है। गुनीत, आफरीन, Yes, sir, yes, मनन, sir. Yes, sir. ताहिर, ताहिर को आता है बट ही इज रिवाइजिंग, दैट्स गुड। Yes. कोई बहुत टेक्निकल चीज थोड़ा ही है। अब बताओ इसमें रटने वाली क्या चीज है? जब बाकी लोग कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स कहते हैं कि बेटा रट लेना फॉर्मूले। फॉर्मूला कहाँ रटना है हमें? आप देख रहे हैं सारे फॉर्मूले का जन्म कहाँ से हो रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन से हो रहा है। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इज मोर और लेस अवर बैलेंस शीट, जहां एक साइड एसेट्स है, एक साइड क्या है आपकी? लायबिलिटीज है। तो अकाउंटिंग इज अ फुली लॉजिकल सब्जेक्ट जिसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इस माहौल में तो यार पूरा दिन पढ़ सकते हैं, नहीं बढ़िया धूप आ रही है। करूंगा एक दिन मैराथन क्लास, जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन बड़ी क्लास करूंगा कभी। वो हम तब करते हैं जैसे मान लो सपोज मुझे एक बड़ा हैवी टेस्ट लेना है, कि मान लो मुझे पूरी पार्टनरशिप का टेस्ट लेना है, मतलब 3 घंटे वाला टेस्ट लेना है पार्टनरशिप का। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन बुला के करीब करीब 6 घंटे बैठा के पूरा पार्टनरशिप रिवाइज करवाया,
और उसके बाद टेस्ट ले लिया। डर गए? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज डन, हो गया वाला पार्ट। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और फॉर्मूले तो आपकी ग्रिप में है, नोट्स आपके पास हैं वैसे, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसको। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर सम क्वेश्चंस, चलो जरा सीख लेते हैं कि यार ये शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है। ये सीख लेते हैं शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, और एक और चीज सीख लेते हैं क्या, कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का भी जगह जगह पे इस्तेमाल होना है, पहले उसको सीख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं रिकॉल करवाऊँ आपको, पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती थी, तो कोई मुझे बताएगा? सी आसानी। हाँ, पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया था। एसेट्स माइनस क्या? नहीं बेटा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी तो यहाँ होता है। पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओनली एंड ओनली ओनर्स फंड। तो पार्टनरशिप में अगर मैं बोलूं तो शेयर होल्डर फंड इज व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड। तो ये जो पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कितना आसान है इसे याद रखना, बोलिए। टोटल एसेट्स में से मैं अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, मेरे पास जो बचता है वही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन पार्टनरशिप में क्या था? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। वो था पार्टनरशिप में फॉर्मूला। और पार्टनरशिप पढ़ाते समय मैंने नोट्स लिखवाया था आपको, याद है किसी को? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला नोट्स। और उसमें बताया था आप लोगों को, आई जस्ट शो यू हियर ताकि रिकॉल कर पाए आप लोग। वैल्यूएशन निकालने की जरूरत नहीं है, या नोट्स को देख सकते हैं आप अपना। अगर पार्टनरशिप के नोट्स कैरी कर रहे हो तो देख लेना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने बताया था आपको बहुत आराम से। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल की कैलकुलेशन करी थी हमने, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं बोल रहा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला नोट्स था जो गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। देखिए जरा, आई एम शेयरिंग दैट डॉक्यूमेंट विद यू। ये देखिए, अभी दिखेगा आपको यहाँ पर, दिख रहा है स्क्रीन पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला पार्ट? बोलो। यस सर। हाँ, यहाँ देखिए, देखिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, दिख रहा यस सर। है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, करंट एज वेल एज नॉन करंट, बता रखा है। या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। और नीचे एक नोट्स में भी दिया था, यहाँ पर नीचे क्या, इट मस्ट बी नोटेड दैट नॉन करंट लायबिलिटीज are not included while calculating capital employed, and the liability side approach, as in the partnership of valuation goodwill, only owner's fund is used. Whereas in case of a company, owner's fund as well as borrowed funds are included, are used to calculate capital employed in a liability side approach. ये मैंने पार्टनरशिप के टाइम पे बताया था आपको। तो आप देख रहे हैं हाउ मच इंटर रिलेटेड इज पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स एंड देन एनालिसिस। ऐसा करके आप लोग क्या करेंगे, तो थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपके सामने मैं थोड़ा सा करते हैं इसको, जस्ट होल्ड करिए। पहले निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं कंपनीज एक्ट में, उसको देख लेते हैं जरा इधर। हाँ देखिए, बिल्कुल नोट्स का खोल लीजिए, सबसे लास्ट पेज। हाँ जी, पेज नंबर है आपका 9, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, पेज नंबर 9 दिख रहा है सबको? क्या लिखा है यहाँ पर, मेरे ख्याल सब लोग देख पा रहे होंगे। एसेट साइड अप्रोच में क्या कर दिया, टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अगर नोट्स है तो नोट्स देख लीजिए, नहीं तो फिर आपके पास फोन पे तो होगा, इस पे देख लीजिए, फोन पे देख लीजिए। देख पा रहे हैं सब लोग? या क्लास को लॉगिन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने फोन पे देख लीजिए। यू डोंट हैव, हाँ पेज नंबर 9, एस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। समझ रहे हैं? माइनस टोटल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल नहीं बोला मैंने, टोटल लायबिलिटी नहीं बोला, माइनस क्या बोला हमने, करंट लायबिलिटीज बोला। दूसरा तरीका, फिक्स एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल
ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। कोई बहुत भारी खतरनाक फॉर्मूला है क्या याद करने लायक? बताइए ऑनेस्टली, बताना मुझे ऑनेस्टली, गौर बता मुझे राघव। कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि हम एक बेस बना चुके थे पार्टनरशिप में, तो शायद अब आपको आसान लगेगा। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप के टाइम पे उतना डिटेल नहीं समझाते इसको, और वो लॉजिक से फिर वही रटने वाली अप्रोच है। अगर आपने वहां रटा तो यहाँ कैसे समझ में आएगा? ठीक है, और चलते हैं आगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल सकता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट, देखो यहाँ देखो ना, इस तरफ, यहाँ स्क्रीन पर देखो जरा, हमने क्या लिखा? हमने लिखा नॉन करंट एसेट्स, ये वाला पार्ट, ठीक है, और प्लस वर्किंग कैपिटल करने का मतलब क्या? नॉन मतलब टोटल एसेट्स में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ, क्या? करंट लायबिलिटी। देख रहे हो, दिस इज टोटल एसेट्स, इसमें से मैं करंट लायबिलिटी इधर जाके माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। और उसको रिफाइंड तरीके से लिखूं तो क्या लिखूंगा? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो क्या हो गया? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो हुआ फॉर्मूला। तो जब आप कभी रेशियो का क्वेश्चन करते हैं तो एक जगह पे आ जाता है ये पॉइंट, वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है और फिर बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो नॉन करंट एसेट्स में अगर मैं वर्किंग कैपिटल जोड़ दूंगा तो मेरा आराम से फॉर्मूला निकलेगा। गॉट इट? है क्या? ये टोटल एसेट्स है और फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और टोटल एसेट्स का एक कंपोनेंट करंट एसेट्स होता है। तो अगर मैं करंट एसेट्स, मैं नॉन करंट एसेट्स को अलग कर दूं, इसको मैं अलग कर देता हूं, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं नॉन करंट एसेट्स, और प्लस ये करंट एसेट्स यहाँ लिख देता हूं, और वो वाला इधर आके माइनस कर देता हूं। तो बेसिकली नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वाज माय फार्मूला। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन करंट एसेट्स को अलग कर रहा हूँ और इसको लिख देता हूँ क्या? वर्किंग कैपिटल। तो मेरा फार्मूला क्या बन गया? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बन गया ना फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? नहीं, गड़बड़ हो रही है कुछ? हाँ, है ना? देखो एक छोटी सी बात समझ, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू, और माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ है ना? ये बात जानता है या नहीं जानता? हमारा फॉर्मूला होता है ये, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहीं से निकल रहा है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड या शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये है ओनर्स फंड, ये है बोरोड फंड, दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। या टोटल एसेट्स में से मैं वो एक्सटर्नल में भी करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो भी मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अब ये नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब मैंने थोड़ा सा बदल दिया, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, इस तरह से क्लब कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं बना ये तो बोला मैंने, ये तो लिखा नोट्स में। तो जब फॉर्मूला सीधा उछल कर आता है कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल कहां से आ गया? अरे कहां से आया? कहीं से थोड़ी आया, ये फॉर्मूला था पहले ऐसे। अच्छा, ये जो था पहले, ये वाला हिस्सा, इन दोनों को क्लब करता हूं तो क्या बन जाता है? टोटल एसेट्स माइनस क्या? करंट लायबिलिटी, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। और अगर मैं इन दोनों को क्लब करता हूं तो क्या बनता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो जस्ट क्लबिंग ही तो कर रहा हूं अलग से, और थोड़ी कुछ बड़ी चीज कर रहे हैं हम लोग। इज इट क्लियर? ऑनलाइन ठीक है? लक्ष्य बाबा सही है? नहीं बोलोगे? अबे नींद से निकल आओ, अभी तो रजाई का मौसम भी नहीं आया। ये थी हमारी कौन सी साइड अप्रोच? एसेट साइड अप्रोच। चलो लायबिलिटी साइड अप्रोच में चलते हैं। ये जो NA लिखा हुआ है ना, ये आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से नहीं है। असली फार्मूला तो यही होता है, असली फार्मूला ये ऊपर से नीचे तक होता है लंबा, लेकिन आप आसान फार्मूला सीखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, ये मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स सब हटा देंगे। अगर आपने इक्विटी और रिजर्व सरप्लस को जोड़ा तो क्या बन गया? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, उसमें प्रेफरेंस शेयर जोड़ दिया तो बन गया शेयर होल्डर फंड। यहां बन जाता है शेयर होल्डर फंड, इससे ज्यादा शेयर होल्डर फंड नहीं है। इसके बाद जब आप एडिशनल चीजें करते हैं, क्या वो, यहां तक तो शेयर होल्डर फंड तो क्या कहलाता है? बोरोड फंड कहलाता, सॉरी ओनर्स फंड कहलाता है ना। उसके बाद बोरोड फंड आ गया कौन सा? नॉन करंट लायबिलिटी, उसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी? देखो ये आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ इधर देखिए भाई। कैपिटल का मतलब है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व सरप्लस, बन गया शेयर होल्डर फंड।
और उस शेयर होल्डर फंड में मैं क्या जोड़ दूं, नॉन करंट लायबिलिटी, तो क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, वही तो लिखा है वहां पे। ठीक, हाँ, शेयर कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस किसके होते हैं, मालिक के तो होते हैं, तो ओनर ही है। तो जब मैं सिर्फ कैपिटल बोलता हूं तो उसका मतलब है शेयर होल्डर फंड। क्या क्या इंक्लूड है उसके अंदर, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी जुड़ा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर जुड़ा हुआ है, और रिजर्व सरप्लस भी जुड़े हुए हैं। तो ये पार्ट क्या हो गया आपके पास, शेयर होल्डर फंड हो गया। और फिर हमने बोला ना बोरोड फंड में से सिर्फ लॉन्ग टर्म उठा लेते हैं, तो शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड क्या बन गया आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। माही पता चल रहा है कुछ, या ऊपर से निकल रही हैं चीजें, नहीं सर, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ओ माय गॉड। सब पता चल रहा है। ठीक है, और चलते हैं आगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला नीचे देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल, और बन गया शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस प्लस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। अब ये ना छुटपुट फॉर्मूला लिखे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, आप इसे विजुअलाइज कर पाएंगे, आप इसे विजुअलाइज कर पाएंगे। ठीक है, जस्ट होल्ड करिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया कैसे निकलता है, और शेयर होल्डर फंड भी निकला कैसे पता चलता है। ठीक है, अब जरा एक बार देख लेते हैं। और ये आपके पास जो है ना फॉर्मूले सारे कैपिटल एम्प्लॉयड के सारे फॉर्मूले हमारे निकल चुके हैं। अब जरा एक बार पहुंच जाइए पेज नंबर, आई जस्ट टेल यू, पेज नंबर पहुंचिए। और कौन सा पेज पे चल रहे हैं हम लोग, नहीं, हाँ, प्रोप्राइटर फंड, ये है पेज नंबर आपका, हाँ जी, पेज नंबर 3, शेयर होल्डर फंड निकालने का फॉर्मूला याद है, कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, खत्म। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, हाँ है ना। पेज नंबर 3 दिख रहा है सभी को, दिस इज हाउ वी हैव टू गो। और उसके बाद ना अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, फिक्टिशियस माइनस कर दो, वो नॉट एप्लीकेबल इन बोर्ड के हिसाब से बोल रखा है। पेज नंबर 4 बोल रहा हूँ मैं, पेज नंबर 4, सॉरी, पेज नंबर 4 पे आ गया, पेज नंबर 4 पे है ना। शेयर टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल लायबिलिटी में, देखो इधर देखना जरा, यहाँ देखिए एक और चीज, ये है टोटल एसेट्स, इसमें से अगर मैं ये पूरी हटा दूं तो क्या बचेगा यार, ये टोटल एसेट्स पूरी है, इसमें से मैं ये इतना हटा दूं, यहां से यहां तक हटा दूं, तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड बचेगा ना, दिस इज देयर। ठीक है, चलिए अब अपनी कौन सा इलस्ट्रेशन बोला था मैंने कल करने के लिए तुम लोगों को, कल एक बुक का इलस्ट्रेशन बोला था करने के लिए, कौन था, जब भी बोला था निकालो जरा, एक इलस्ट्रेशन निकालिए, बुक दिखा जरा अपनी, रेशो का एक इलस्ट्रेशन नंबर उठाइए। इलस्ट्रेशन 47 48 करिए फटाफट से, इलस्ट्रेशन 47 48, जस्ट स्टार्ट। 47 में बोला गया आपसे टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, मैंने करंट रेशो से शुरुआत नहीं करी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो की बात करी। और आप सब जानते हैं टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, टोटल एसेट्स के कंपोनेंट आपके पास क्या क्या दे रखा था, आपके पास नॉन करंट आपके पास दे रखा था। देखो अगर मैं टोटल एसेट्स निकालता हूं तो क्या क्या दिखेगा मुझे, इलस्ट्रेशन नंबर 47, आई विल राइट व्हाट, फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए की है, 12 लाख रुपए की, प्लस इन्वेस्टमेंट्स है ना, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो कितने की दिख रहे हैं आपके पास, 1,50,000 रुपए का, प्लस करंट एसेट्स कितने की दिख रही हैं बताइए, 1,90,000 का, टोटल कितना बन गया इसका, 0,0,0,0,4, 15,40,000, ये आ गया आपके पास टोटल एसेट्स। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, टोटल एसेट्स निकल है। अब हमें चाहिए क्या, डेट, और आप सब जानते हैं आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस
करंट लायबिलिटीज, हाँ या ना बताइए, या मैं इसको बोल दूं नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको हम डेट बोलते हैं, वो इस तरह से बनता है ना फॉर्मूला, नहीं बनता? अभी सिखाया था, एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, यही तो बनता है फॉर्मूला। अब आप बताइए मुझे, टोटल एसेट्स हमारे पास आ गई, और क्या क्या, देखो इधर टोटल एसेट्स कितना है, 15,40,000 का, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या जुड़ता है, इक्विटी शेयर 5 लाख का, प्लस प्रेफरेंस शेयर 4 लाख का, प्लस रिजर्व सरप्लस कितने का, 2,40,000 का, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाँ या ना बताइए? करेक्ट। और हमारे पास क्या दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज दे रखी है ना हमारे पास, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हमें नहीं दे रखी है, और प्लस करंट लायबिलिटी दे रखी है कितने की, 1,00,000 रुपए की। तो आपके पास कितना आ गया, 15,40,000 इज इक्वल टू 5 4 9 2 11 11,40,000 प्लस 1,00,000 प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज 15,40,000 माइनस, ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है बताइए, 12,40,000 यहां से माइनस करके निकाल दिया क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो कितनी होगी नॉन करंट, 3,00,000 नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि क्या निकला है आपका, डेट निकल आया। और आपका आपका क्या था आपके पास, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, टोटल असेट्स अपॉन में क्या, टोटल असेट्स टू डेट, ये निकालना था। और कितना आपके पास आया, व्हाट इज योर टोटल असेट्स, 1540 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, डेट 3,00,000, व्हाट आंसर यू गॉट हियर, दिस इज योर आंसर, ऐसे कर दिया। सीधा हमने एक लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया। 48 में क्या था दिक्कत बताइए, 48 नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैंने तो जानबूझ के वो क्वेश्चन दिए जो कोई तंग करने वाले होते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन सीधा 48 पे पहुंचे, इससे पहले की इलस्ट्रेशन तो बहुत आसान है, सीधा करंट असेट्स ले लो, करंट लायबिलिटी ले लो, क्विक रेशियो क्विक एसेट्स ले लीजिए। देखिए यहाँ जो हमने शेयर होल्डर फंड के बारे में सीखा था ना, उसका एप्लीकेशन है। शेयर होल्डर फंड 8,00,000 रुपए का दे रखा है, ठीक है, और सुनो टोटल बोरोविंग्स दे रखी हैं। टोटल बोरोविंग्स का मतलब क्या होता है, आपके पास शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 48, शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है आपके पास, 8,00,000, टोटल बोरोविंग्स दे रखी हैं। अब आप जानते हैं कि टोटल बोरोविंग्स जो होती हैं वो, और आपको निकालने के लिए क्या बोला, टोटल एसेट्स डेट, टोटल बोरोविंग्स किसके बराबर होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने की हैं बताइए, कोई बात नहीं, टोटल बोरोइंग्स कितने की दे रखी हैं, 18,00,000 की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमें नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमें नहीं पता, प्लस शॉर्ट टर्म दे रखी है कितने की, हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2,00,000, और अदर करंट लायबिलिटी बताइए, रुक जा। टोटल बोरोइंग्स हमारे पास है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अच्छा टोटल बोरोइंग्स है हमारे पास, ठीक है समझ गया। लेकिन आपके पास अदर करंट लायबिलिटी तो दे रखी है, चलो मैं बता दूं, ठीक है रुक जाओ, देखिए रुक जा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और आपके पास क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितने की दे रखी है आपके पास, 2,00,000 की, ठीक है। तो आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई कितने की, 16,00,000 रुपए की, दिस इज वन थिंग। मैं भी तो बुक के तरीके से लेके चले, मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा आपको। ये हो चुका आपके पास पार्ट यहाँ पर। अब आपको चाहिए क्या, आपको टोटल एसेट्स चाहिए, टोटल एसेट्स कैसे निकलती है, और आपको डेट भी चाहिए, डेट है आपके पास, डेट तो है आपके पास। आप जानते हैं कि टोटल एसेट्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस, प्लस किसके बराबर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। भाई ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज योर टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल वाली, जिसमें से ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, बोरोइंग्स हो गई टोटल, और ये अदर करंट लायबिलिटी। अगर वो बोलता ना क्या, प्लीज एक चीज समझना मेरी बात को, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता था, अगर वो अदर करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी बोलता, करंट लायबिलिटी सिर्फ करंट लायबिलिटी, तो फिर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता शॉर्ट टर्म को, क्योंकि वो तो करंट में इंक्लूड हो जाता। लेकिन इसने अलग से अदर करंट लायबिलिटीज बोला,
इसका मतलब वो अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, इसलिए ऐसा किया इसको। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल एसेट्स हमें मालूम है? नहीं मालूम। शेयर होल्डर फंड कितना है? 8 लाख का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की निकली थी? 16 लाख। अच्छा, या तुम अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जगह टोटल बोरोइंग भी कर लेते तो भी क्या फर्क पड़ता है? टोटल बोरोइंग्स प्लस, तो व्हाट वाज योर टोटल बोरोइंग्स कितने की थी? 18 लाख की, प्लस अदर करंट करंट लायबिलिटी कितने की बोली है इन्होंने यहाँ पर? 6 लाख की। तो क्या हो गया आपके पास? टोटल वैल्यू कितनी निकल आई? 32 लाख। एंड व्हाट इज योर फॉर्मूला? टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। टोटल एसेट्स 32 लाख का, डेट कितने का आपके पास है? 16 लाख रुपए का। उस तरह से चला। तो ये हमें सिर्फ इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेट हमें चाहिए था, अदरवाइज आपका काम इससे ही चल रहा था। बोलो, क्वेश्चन मार्क हो गया था। आगे चलें जरा, ये तो हो चुका आपका, और अगले सेशन देखते हैं। 49 क्यों नहीं हुआ भाई? कोई बात नहीं, 49 देख लीजिए। कुछ बच्चे बोले 49 में डाउट हो रहा है, तो 49 लेके चल लेते हैं। आइए, इट सेज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। टोटल लायबिलिटीज 48,000 की, शेयर होल्डर फंड 8 लाख का, रिजर्व सरप्लस 2 लाख का, करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल। अब देखो, वर्किंग कैपिटल आती दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए आपकी। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन शुरू होता है, इलस्ट्रेशन 49, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। इज दैट ओके विद एवरीवन? पहले तो फॉर्मूला ये बनेगा आपका। अब इसमें से ढूंढिए, क्या टोटल एसेट्स दे रखा आपके पास? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा आपके पास। ठीक है, और हमें निकालना है, हमारे पास शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व सरप्लस है, करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है, बहुत सारी चीजें हमारे पास दे रखी हैं। ठीक, चलो अब हम एक चीज लिखते हैं पहले यहाँ पर, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना? टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है, और आपके क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी कितने की दे रखी है? 48 लाख की। तो मैं मान सकता हूं कि मेरी टोटल एसेट्स कितने की है? 48 लाख की। उसके वर्किंग नोट को छोड़ दो तुम अभी, जरूरी थोड़ी इस तरीके से करें हम। अरे निकालते हैं, रुक जा, अभी निकालते हैं, मैं उसको भी देख लेता हूँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, रुक जाए। ठीक है, यहां पता प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहां इसने टोटल लायबिलिटीज बोल दिया, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में एक्सटर्नल शब्द नहीं लिखा। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है पता है? जब मैं टोटल लायबिलिटीज बोल रहा हूं, तो उसका मतलब शेयर होल्डर फंड इंक्लूड है। तो आप करेक्शन करिए बुक में, टोटल लायबिलिटीज की ब्रैकेट में एक्सटर्नल शब्द लिखिए। अब लिखिए एक्सटर्नल, तब आंसर बुक वाला बनेगा इसका। आपको रीजन, आपको डिफरेंस पता है ना टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज का? भाई टोटल लायबिलिटी शब्द का मतलब है शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली। तो जो आपकी वर्किंग नोट दिख रही है ना, वो इस, जब हम ये लिखेंगे टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल तब। अदरवाइज अगर टोटल लायबिलिटीज लिखा हुआ, इसका मतलब इंक्लूसिव ऑफ शेयर होल्डर फंड है। इज दैट क्लियर? ना ही पता चल रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? इलस्ट्रेशन 49 में, इलस्ट्रेशन नंबर 49 जो आपके पास है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए। दिखेगा नहीं दिखेगा? दिख रहा है लिखा हुआ टोटल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल, ये इस तरह से लिख लीजिए। तो अब देखिए क्या बनेगा। लेकिन अब क्योंकि टोटल लायबिलिटीज ये कौन सी एक्सटर्नल वाली हैं, तो फिर मुझे फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा अब? शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लायबिलिटीज कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। गॉट इट? अब हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, शेयर होल्डर फंड हमारे पास है यहाँ पर कितने का? 8 लाख का। शेयर होल्डर फंड है तो रिजर्व सरप्लस जोड़ने की जरूरत नहीं है, रिजर्व सरप्लस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट। अरे अगर शेयर होल्डर फंड है तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस, वो इसके अंदर इंक्लूड है। प्लस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल कितने की बोली है? 48 लाख की। नाउ माय वैल्यू इज 56 लाख। तो बुक वाले ने ये गड़बड़ करी है, उसे टोटल लायबिलिटी की जगह टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल लिखना चाहिए था। क्लियर है? नहीं, गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ। क्या गड़बड़ है बता? हाँ,
किससे? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंसेप्ट शुरू से गड़बड़ हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रही हो तो इसका मतलब गड़बड़ है, बहुत बहुत गड़बड़ है। और मैंने कितनी बार बोला है कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो मुझे टाइमली बता दें, ताकि डैमेज होने से पहले हम उसको ठीक कर सकें। हमने आपसे बोला हमेशा कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल। ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इसको इसको बोरोविंग्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेट भी बोलते हैं। इसको डेट भी बोलते हैं। इसको बोरोविंग्स भी बोलते हैं, बोरोविंग्स। वो बोरोविंग्स भी दो तरह की हो जाती हैं, शॉर्ट टर्म। ये बोरोविंग भी दो तरह की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ऐसी भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग बोलूंगा तो वो यही है वैसे, until unless I am using the term other current liabilities। इसलिए शॉर्ट टर्म वाला कोई पार्ट होता नहीं है, शॉर्ट टर्म जो होगा उसका पार्ट बनेगा। इसलिए बोरोइंग वाला कंसेप्ट यहां से हटा दिया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि आपको क्या गिवन है? शेयर होल्डर फंड गिवन है, और आपको क्या गिवन है? टोटल लायबिलिटीज गिवन है, एक्सटर्नल वाली। शेयर होल्डर फंड कितना गिवन है आपके पास? 8 लाख का। टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली कितने की? 48 लाख रुपए की। आपकी बुक ने टोटल लायबिलिटीज पर एक्सटर्नल शब्द नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैं टोटल लायबिलिटी बोलूं तो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल मिला के होता है। तो 48 प्लस 8 56,000 बोला हमने। कितना? 56,000, 56 लाख बोला। तो हमारी टोटल एसेट्स कितने निकल आई? अब 56 लाख निकल आई। तो टोटल एसेट्स आपको मालूम कैसे निकलती हैं? और एक और चीज देखिए, आपके पास और क्या गिवन है? क्या निकला? आगे चले जरा, आगे देखिए क्या निकला है। जस्ट सी नेक्स्ट। अब हमें चाहिए क्या? व्हाट एल्स वी रिक्वायर नाउ? टोटल एसेट्स तो निकल गया, क्या चाहिए अब हमें? डेट चाहिए। डेट को ढूंढने के लिए डेट को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? डेट को ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? देखिए, अब टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल गिवन है ना आपके पास, उसमें से अगर मैं, अब देखिए एक और चीज देखिए, आप मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर। क्या क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन है? क्या क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन है? बताइए। दे रखी है कितने की? 20 लाख की। और वर्किंग कैपिटल गिवन है कितने का? 4 लाख का। तो क्या मेरी करंट लायबिलिटी निकल आएंगी? बोलिए, व्हाट इज माय करंट लायबिलिटीज? 20 लाख माइनस 4 लाख, इट इज 16 लाख। दिस इज माय करंट लायबिलिटी। गॉट इट? करंट लायबिलिटी 16 लाख की निकल आई। अब तुम बोलोगे सर करंट लायबिलिटी क्यों निकाला? वो इसलिए निकाला क्योंकि मेरे पास है टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल, जो कि क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। गॉट इट? टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल 48 लाख की। नॉन करंट लायबिलिटी मुझे पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी मुझे पता है कितने की है? 16 लाख की है। सो व्हाट इज माय नॉन करंट लायबिलिटी या डेट? कितने का हो गया मेरा बताइए? 48 लाख माइनस 16 लाख, कितने का हो गया बताइए? 32 लाख। सो आई गॉट माय व्हाट पोर्शन? रेशो में हमेशा ध्यान रखिए, हमें नोन से अननोन की तरफ चलना होता है। नोन से अननोन की तरफ हमें मूव करना होता है, तो हम वैसे मूव कर रहे हैं। हमने पहले टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लगाकर क्या निकाल लिया? टोटल एसेट्स निकाल लिया, जो कि शेयर होल्डर फंड प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। फिर हमने देखा कि हम टोटल लायबिलिटी लेके चलते हैं तो उसमें नॉन करंट प्लस करंट दोनों शामिल होता है, जिसमें से मेरे पास सिर्फ टोटल लायबिलिटीज है, ना नॉन करंट है ना करंट है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट दे रखा है, जिसमें से मैं करंट लायबिलिटी निकाल सकता हूँ। तो करंट लायबिलिटी कितने की हो गई? वहां से निकली, एंड यू गॉट योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूजन जो था वो किस चीज का था? किस चीज का कंफ्यूजन था? सिर्फ एक्सटर्नल वाला कंफ्यूजन था। ठीक है, फिफ्टी वन करके देखिए जरा, 51।
51 करिए। इनफैक्ट 50 और 51 दोनों करिए। क्वेश्चन नंबर 50 और 51 दोनों करो, करिए फटाफट से, क्योंकि डेट इक्विटी आराम से हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल भी आराम से हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ टिपिकल वाले पार्ट लेके चला हूं। और सुनो, सबसे ज्यादा टाइम पता है किसे करने में, सबसे ज्यादा टाइम इसी को करने में लगता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को सबसे ज्यादा टाइम लगता है करने में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चुटकियों का काम है, टर्नओवर रेशियो इज टू इजी। सबसे ज्यादा जो मेजर पार्ट रेशियो एनालिसिस में होता है, करंट क्विक में भी जितना टाइम लगता है जितना इनमें लगता है लॉन्ग टर्म वाली में। तुम अपने आप करो, जो दिमाग ला के कोशिश करो। एक बच्चे ने डाउट पूछा कि कैपिटल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा रिजर्व सरप्लस में। देखिए जरा, पेज नंबर 1.12 अपनी बुक का खोलते हैं तो उसमें लिखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व सबसे ऊपर लिखा है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो चैप्टर 1 पढ़ने के बाद तब जाके एनालिसिस वाले पार्ट को हम लेके चलते हैं। देखा है रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या डाउट है बताइए। अगर वो डेबिट होगा तो माइनस करेगी, डेबिट का मतलब तो लॉस ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, अगर क्रेडिट है तो वो पॉजिटिव है, डेबिट है तो लॉस। भाई आपने पार्टनरशिप में भी तो पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट में डेबिट का मतलब क्या होता है, अन रिटर्न ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का मतलब क्या होता है, सरप्लस। क्या क्वेश्चन 50-51 करवाना है मुझे, लक्ष्य बोल, लक्ष्य यस सर। 50 करवाना है, नहीं सर। 51 सर 51 एक बार देख लेता हूँ। देख लेता हूँ मतलब, अभी तक क्या कर रहा था, पकौड़े खा रहा था। नहीं सर 50 कर रहा था। 50 हुआ या नहीं हुआ, यस सर। फोटो खींच के भेज तो मुझे जरा, मुझे मैं देख 51 में डाउट है। 51 करवा रहा हूँ, 51 का डाउट मैं लेके चलता हूँ, आई जस्ट सॉल्व दिस। चलिए देखें डाउट क्या है वैसे बोलो। सर मुझसे डेट तो मैं जरा कैलकुलेट क्लास लीव कर दूं, मेरी पंकज सर की इको की क्लास है। फिक्स एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इलस्ट्रेशन 51 में हमें निकालना है। देखिए जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपके पास, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो जो 8% डिबेंचर है ना, ये तो लुच्चा लफंगा टाइप का बच्चा है। अगर आपके पास, देखो कुछ लोग बोलते हैं ना सर हमें डेट चाहिए, डेट तो 8% डिबेंचर दे रखा है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखा होता तो 8% डिबेंचर करेक्टली रिप्रेजेंट्स डेट, लेकिन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो आपको डेट कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालना है, फिर आप 8% डिबेंचर से कुछ नहीं करेंगे। दिस इज वन थिंग, ठीक है जी। बात समझ में आई, जो बच्चा मुझसे पूछा था डेट में परेशानी है, बोलो। यस सर। आइए देखें, फॉर्मूला हमारे पास आता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जो कि बराबर होता है क्या, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, ठीक है जी, ये फॉर्मूला। अब मुझे चाहिए पहले क्या, टोटल एसेट्स चाहिए, फिर मुझे डेट चाहिए। टोटल एसेट्स के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, निकालो भाई टोटल एसेट्स कैसे कैसे निकल सकती है। क्या क्या गिवन है, मेरे पास फिक्स एसेट्स गिवन है, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और क्या क्या है मेरे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। क्या मैं इन सबको जोड़कर अपना काम नहीं चला सकता हूँ। फिक्स एसेट्स 15 लाख की है मेरे पास, बोलिए, और हम क्या लेके चल रहे हैं, सुनो ध्यान से समझना मेरी बात को, हम फिक्स एसेट्स ग्रॉस नहीं लेके चलते, नेट लेके चलते हैं, नेट फिक्स एसेट्स होती है हमेशा। तो मैं क्या लेके चलूंगा, टोटल एसेट्स निकालते समय मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए नॉन करंट एसेट्स प्लस चाहिए मुझे करंट एसेट्स, गॉट इट। चलिए नॉन करंट एसेट्स निकालते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या क्या जोड़ूंगा इसके अंदर, इसके जो अंदर जोड़ूंगा मैं फिक्स एसेट्स, कौन सी वाली, नेट वाली जोड़ूंगा, प्लस क्या जोड़ूंगा इसके अंदर में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जोड़ूंगा, प्लस क्या जोड़ूंगा इसके अंदर में, ट्रेड रिसीवेबल्स जोड़ूंगा। अगर क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर दोनों दे रखे होंगे तो किसको लेके चलेंगे,
क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल से डेटर दोनों दे रखा हो तो क्या लेके चलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल लेके चलेंगे, डेटर को भूल जाएंगे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर एंड बीआर। कल बताया था तुम लोगों को, ट्रेड रिसीवेबल इज अ ब्रॉडर टर्म। कल मतलब जब भी पिछली बार बैठे थे तो, मतलब ओम नमः और सफा चट्टा है। अब नोट्स खुला के दिखाऊंगा तुम्हें अभी मैं। प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखिए नेट फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या है आपके पास? 15 लाख माइनस 2 लाख। अगर यहां पर ग्रॉस शब्द ना दे रखा होता तो मैं फिक्स एसेट्स 15 लाख ही लेके चलता, समझ रहे हो? अगर ग्रॉस शब्द ना दे रखा होता तो मैं नेट ही मान के चलता उसको, क्योंकि ग्रॉस दे रखा था इसलिए माइनस करा। एक पार्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7 लाख के, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं? 2,50,000 के, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है? 1,50,000 रुपए का। गॉट इट? तो वैल्यू कितनी आ गई है? 13 लाख प्लस 7 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया? 20, 22 कितना बन गया टोटल? ये बताइए जरा। 24 लाख बन गया। दिस पार्ट इज डन। नॉन करंट एसेट्स बन गया। ठीक है, आगे चलूं जरा मैं। अब मुझे क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए ना मुझे अब तो करंट एसेट्स निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे अब? क्या टोटल एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में कहीं पर? ना। ये टोटल एसेट्स कहां से आया? ये टोटल एसेट्स कहां से आया? ओ ओ सही सही सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रुक जाइए, मैं बताता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा होल्ड करिए। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स ये हटा दीजिए, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये दो पार्ट हटा दीजिए क्योंकि हम उसको गलत कर गए। तो आपको क्या क्या चीजें जोड़नी चाहिए थी आपके पास? नॉट फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। टोटल कितना बन गया ये? 15, 13, 20 लाख। 20 लाख इज योर नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अब मेरे पास करंट एसेट्स चाहिए मुझे। वो हमारे पास क्या वैल्यू दिख रही है यहाँ पर? क्या क्या चीज दिख रही है हमारे पास करंट एसेट्स के नाम पे? ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स बताइए कितने के हैं? 2,50,000 के। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के हैं? 1,50,000 के। टोटल 2 और 3 और 1 4 लाख वैल्यू आ गई। 4 लाख इज योर वैल्यू। अब मुझे बताइए टोटल एसेट्स कितनी हो गई आपकी? 20 लाख प्लस 4 लाख बराबर 24 लाख। आप चाहते तो ये सब ना करके सीधा एक साथ फॉर्मूले में भी कर सकते थे। सारे आइटम एसेट्स के जोड़ दिए, टोटल एसेट्स आ जाता आपके पास। ठीक है, दिस इज वन थिंग। अब हमारे पास क्या परेशानी है? हमारे पास एक तकलीफ और है कि हमारे पास टोटल एसेट्स तो निकल गई, लेकिन आप जानते हैं ना एक फॉर्मूला, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल लायबिलिटीज के बराबर। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? व्हाट इज माय टोटल एसेट्स? 24 लाख। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? और आप जानते हैं कि जो टोटल लायबिलिटीज होती है वो किसके बराबर होती है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अरे शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटीज टोटल होता है ना, ये होता है ऑनर्स फंड, ये बोरोड फंड, और ये आपका करंट लायबिलिटी, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? क्या शेयर होल्डर फंड गिवन है हमारे पास? क्या निकाल सकते हैं उसे? हाँ, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, ये वाला पार्ट। हाँ, हो सकता है। तो हमारे पास क्या दे रखा है? ये वाला पार्ट दे रखा है। चलो इधर चलते हैं थोड़ा सा। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमारे पास यहाँ पर, जो कि किसके बराबर होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज के बराबर। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन टू यू? 22,20,000। शेयर होल्डर फंड गिवन है आपके पास? नहीं है या नहीं? नहीं है, तो कितना शेयर होल्डर फंड हो गया बताइए? इक्विटी कितना है आपके पास? 10,50,000 का इक्विटी प्लस प्रेफरेंस है। कैपिटल रिजर्व कितने का? 2,40,000 का प्लस, और क्या है? रुक जाओ, और सरप्लस माइनस है कितने का?
30,000 का, तो ये वैल्यू तो यहाँ निकल गई, और प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। चाहते तो हम उसके अंदर भी डाल के कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो उसके अंदर भी, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी तो निकालनी है हमारे पास। अब मुझे बताइए व्हाट वैल्यू आई विल गेट हियर, 22,20,000 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 12,60,000 प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी किसके बराबर हो गई, 12,20,000 माइनस 12,60,000, कितना हो जाएगा, 9,60,000। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास क्या होती है, हाँ वो उस समय देख लेंगे। कितना कितना बन गया वैल्यू, अब डेट निकल आया आपके पास, डेट। आप बोलेंगे सर इतना लंबा चौड़ा डेट का फॉर्मूला क्यों लगाया, 8% डिबेंचर दे तो रखा था। तो मुझे बताइए 8% डिबेंचर इंडिविजुअली अगर गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट निकल रहा है, तो विच वैल्यू इज ब्रॉडर फिगर, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मैंने बोला अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना होता तो मैं 8% डिबेंचर से काम चलाता, ठीक है। तो माई डेट इज इक्वल टू व्हाट, 9,60,000 निकला है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या था, फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, वी डोंट रिक्वायर दिस, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हमारे फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड से काम चल गया, हमारा डेट निकल आया, और क्या निकल आया, टोटल एसेट्स हमने निकाल ही दिए थे पहले। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट। क्या निकलेगा फॉर्मूला आपका, टोटल एसेट्स कितने की है, 24 लाख, और डेट कितने का आपका, 9,60,000। सो व्हाट आंसर यू विल गेट हियर, 2.5/1 या 2.5:1, ऐसे करके निकला आपका आंसर। तो हमने ये क्वेश्चन जो करे थे, और दिखाता हूं आपको, अब इलस्ट्रेशन 53 करिए जरा। इलस्ट्रेशन 53 करिए, ये लीजिए। कोई डाउट किसी का अभी तक बताइए, 50, 51 किसी में कोई डाउट, हम लोग सीधा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जंप करें हैं। माही, ताहिर, आफरीन, गुनीत, बोलिए। नो सर, डाउट नहीं। नो सर। No, sir. बोलो कौन सा क्वेश्चन बोला करने के लिए अभी, 53 और 50 दिखाना जरा, 53 और 54 दोनों करने हैं, और 54 भी करना है, क्योंकि फॉर्मूले 53 दिखा, भी बुक दिखा, और शॉर्टकट मत लगाइए, टोटल एसेट्स वगैरह लिखिए, कर पाए, करो ना, नहीं अब तुम मुझसे पूछो पड़ोसन से। देखिए 53 आपको बोला निकालने के लिए, इलस्ट्रेशन 53, डेट इक्विटी रेशो, जो कि किसके बराबर होती है, डेट अपॉन में इक्विटी होती है, टोटल एसेट्स टू, बातें नहीं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, जो कि किसके बराबर होती है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट के बराबर होती है, ऐसे करके। और प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। आप देख रहे हैं, अगर आप इक्विटी या शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं, टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं और डेट निकाल लेते हैं, तो सारा काम हो जाएगा आपका। आपको 3 चीजें ढूंढनी है, क्या क्या ढूंढना है, शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट्स और डेट ढूंढना है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ शेयर होल्डर्स फंड। कैसे निकलेगा वो, क्या क्या निकालूंगा मैं, इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए की, प्लस प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपए का, प्लस जनरल रिजर्व 2,50,000 का, प्लस सरप्लस 1,50,000 का।
व्हाट वैल्यू आई विल गेट हियर बताइए। 2 3 5 तो 7.5 और एक 9 लाख। एनी प्रॉब्लम इन दिस एरिया? वी गॉट शेयर होल्डर फंड। भाई हमारी कॉमन रिक्वायरमेंट है, हमें इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड चाहिए, हमें टोटल एसेट्स चाहिए और हमें डेट चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो दूसरा पार्ट, हमें चाहिए टोटल एसेट्स। वो किस किस के बराबर होगा? फिक्स एसेट्स 21 लाख की, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, प्लस करंट एसेट्स 8,80,000 की। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? टोटल एसेट्स में कोई परेशानी हो रही है? बोलिए ऑनलाइन में माही को। माही जवाब दो मुझे। नो सर, नहीं टोटल सर। एसेट्स निकल गई, ठीक है जी। टोटल एसेट्स आपके पास निकल गया। कितना हो गया टोटल बताइए? 23 और कितना 31,80,000 निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास निकालने के लिए क्या रह गया? नहीं रुको रुको, एक चीज रुको। हाँ ठीक है। और डेट, डेट कैसे निकलेगा बताइए? हाउ विल यू कैलकुलेट द डेट? डेट कैसे निकलेगा? डेट कितना है आपके पास? 12% डिबेंचर्स। अगर यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होता तो क्या यही आंसर निकालते हम? ना, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होता तो क्या करते? कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से डेट निकालते। यार सब कुछ तो दे रखा है, अब क्या निकालने की रह गया हमारे पास? तो फिर डाउट क्या आ रहा था? माही क्या डाउट था इसमें फिर? माही सर व्हाट वाज मुझको आंसर नहीं आ रहा था, अब समझ आ गया। सॉल्यूशन? नहीं आ रहा? नहीं मैम, नहीं सर तब नहीं आ रहा था। अच्छा, ये जो हमने शेयर होल्डर फंड कौन सी साइड से, लाइबिलिटी साइड से निकाला है ना ये शेयर होल्डर फंड। अगर हम इसे एसेट साइड से निकालते तो कैसे निकालते? ध्यान से सुनना। हम लिखते हैं फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटी कर देते। एसेट साइड अप्रोच से भी तो निकल सकता था ये, नहीं निकलता। भाई फिक्स एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट, देखो ये तो कौन सी साइड से निकला था? लायबिलिटी साइड से निकला था ना। जरा मैं एसेट साइड से निकाल के दिखाता हूं आपको। शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दूं मैं? नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज कर दूं तो निकलेगा ना मेरा शेयर होल्डर फंड? नहीं। तो टोटल एसेट्स कितने की थी आपके पास क्वेश्चन में? 31,80,000 की। नॉन करंट डिवेंचर कितने का है आपके पास? 16 लाख रुपए का। और करंट लायबिलिटी कितने की है क्वेश्चन में? कितने की है? 8 लाख 6,80,000 की। माइनस करो तो क्या वैल्यू आती है? कितना आता है देखो आंसर। यू गॉट 9 लाख और नॉट? ऐसे भी निकाल सकते। देखो जो क्लिक कर जाए ना उससे कर लीजिए। डाउट लग रहा है इसमें? टोटल एसेट्स में से मैंने नॉन करंट और करंट वाला पोर्शन माइनस करेगा तो ही तो बचता है। अगर टोटल एसेट्स में मैं सिर्फ करंट वाला पोर्शन माइनस करता हूँ लायबिलिटी का तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड बचता है। तो टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दूं? अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी दोनों माइनस कर दूं, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दूं तो बचेगा शेयर होल्डर फंड। 53 हो चुका है। और थक गए ना? हाँ 54 55 खुद करेंगे। जरा क्वेश्चन नंबर 58 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 58 ट्राई करिए फटाफट से, फिर ये हमारा पोर्शन खत्म होगा। देन विल गो टू द न्यू रेशो। हाँ आज के लिए, परसों तुम्हारा एग्जाम है भाई, मैं क्या करूं? अरे कर लो ना एक छोटा सा पार्ट।
सर हाँ सर हाँ स्कूल जाना है, अभी थोड़ी लीव कर दूंगा। स्कूल जाना है इस समय क्यों?